हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग हमारे चैनल पर। स्क्रीन पे एल्गोरिदम देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि आज जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक सीबीआई, ईडी, ब्यूरोक्रेट्स, लोअर कोर्ट्स, सब पे किस तरीके से गवर्नमेंट और बीजेपी लेड गवर्नमेंट स्पेशली और आरएसएस का प्रभाव किस तरीके से बढ़ गया है, किस तरीके से उन्होंने उसको एक कह सकते हैं अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है लोगों के ऊपर, लोगों के राइट्स के ऊपर, लोगों के अन्य चीज़ों के ऊपर, उसका हम आज तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे, फैक्चुअल विश्लेषण करेंगे। और ये भी देखेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, क्या उससे इस पर कुछ कंट्रोल हुआ है या अभी भी वो वैसे ही जारी है जैसे 2024 के इलेक्शंस के पहले जारी था। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सिलसिले को बिना देरी के। लेकिन हाँ, एक बात आप भूल मत जाइए, अपना सामाजिक दायित्व निभाइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये परिवार बढ़े और आप बहुत से अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़िए, उनके साथ इसको साझा करें और आपके जो व्यूज़ हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। जैसे मेरे पिछले वीडियो पे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि आज का जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही बनाया गया है। तो आपका भी जो व्यूज़ हो वो आप दीजिए, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएँगे, लोगों को सामने आपके व्यूज़ को प्रेज़ेंट करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हुए जो यूपी जो उपचुनाव हुआ है विधानसभा का, और जो संभल कांड हुआ है, और फिर अजमेर वाला, फिर ऐसे जो मुद्दे हैं ना, उस पे जब आप भी देखे होंगे तो उसके बाद आपके भी दिमाग में ये पॉइंट्स आने लगा होगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में। जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स थे एक समय पे, जिनको इंडिपेंडेंट माना जाता था, वो आज कैसा बिहेव कर रही हैं हमारे प्रशासन में। अब क्या हमारे देश का जो प्रशासन है वो इंडिपेंडेंट रह गया है या नहीं रह गया है। हमारे देश में जिस तरह से विपक्ष और सरकार बीजेपी के एजेंडे से सहमत ना होने वालों के यहाँ जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, पुलिस, जो लोअर कोर्ट्स हैं, आज के माध्यम से जो प्रेशर बनाया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, ये क्लियरली बता रहा है, ये क्लियरली आपको स्पष्ट कर रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो ये संस्थाएं हैं, वो किसके इशारे पर कार्य कर रही हैं। ये बताने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, आप भी इसको समझ ही रहे होंगे। तो प्रशासन की इतनी विवादास्पद भूमिका आज से पहले हमारे इंडिया में नहीं रहा है। आज से पहले जो प्रशासन है उसका कभी भी ऐसा रोल नहीं रहा हमारे इंडिया में। इलेक्शन से लेके हर एक टाइम पर जो आज उनका रोल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रहा है। हमारे यहाँ आप लोग समझते होंगे एक समय पे जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा कर देते थे। आपको इंदिरा गांधी जी का प्रकरण याद ही होगा। मगर आज के समय में आप लोग देख ही रहे होंगे, निचली अदालतों द्वारा कानून और सुप्रीम कोर्ट्स के ज्यूरिडिक्शंस को जिस तरीके से बाईपास करके डिसीजंस दिए जा रहे हैं, और वो ऐसे डिसीजंस दिए जा रहे हैं जिससे देश में सांप्रदायिक और धार्मिक माहौल बिगड़े, लोगों के बीच दूरियां बढ़े, और फिर इसका फ़ायदा कौन उठाएगा ये भी आप लोग जानते हैं। फिर इसका फ़ायदा किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस जुड़े हुए लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, ये आप भी जानते हैं। अगर आप आज देखेंगे तो आप हमारे इंडिया के टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसके जो टॉप पोस्ट पे जो लोग हैं वो कौन है? गवर्नमेंट के आदमी आपको आरएसएस के ही इंसान मिलेंगे। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं मैक्सिमम में, जो बीसीज हैं, वो वही मिलते हैं। गवर्नमेंट ने किस तरीके से पूरे इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हाल में सुना होगा कि जो यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 15 के आसपास कापियों को चेंज कर दिया, मेंस की जो कापियाँ थी उसको चेंज कर दिया गया था। फिर बीच में आप यूपीएससी से जुड़े विवादों को भी सुने होंगे, उससे कैसे लोग सर्टिफिकेट गलत देकर और वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और उसको गवर्नमेंट के द्वारा कोई या जो संस्थाएं हैं वो ज़्यादा उतना काउंटर नहीं कर पा रही हैं। सारे लोग जो करप्शंस के माध्यम से पोस्ट पे आ रहे हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे और आपके राइट्स के प्रति और अपने दायित्व के प्रति, आप बताइए। नॉर्मल सी बात है। फिर वो और किस तरीके से निष्पक्ष होकर काम करेंगे? कर पाएंगे वो इंडिपेंडेंटली? काम नहीं कर पाएंगे, आप भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें तो, हालांकि अभी जब मोदी सत्ता गवर्नमेंट में आई थी 2014 में, सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही अपने कंट्रोल करने का प्रयास किया था। आपको एनजीएससी के बारे में पता ही होगा। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से एनजीएससी एक कमेटी थी, उसको लाया गया था, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करती। और इस कमेटी के माध्यम से गवर्नमेंट ने ये किया था कि उनकी जो नियुक्ति होगी उसमें जो सरकार है उसकी भूमिका को बढ़ाया गया था। लेकिन फिर बाद में जो जुडिशरी है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि ये
सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब राइट्स हैं उसके अगेंस्ट हैं। तो आप समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो इससे बच गया, लेकिन अदर कोर्ट्स का क्या हाल है वो तो आप जान ही रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो मतलब लगभग हर संस्था के जो टॉप पोस्ट हैं पर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े व्यक्ति या जो सरकार के एजेंडे के अकॉर्डिंग काम करने वाले पर्सन्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो नॉर्मल सी बात, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग तो करेंगे ही नहीं। उसके उसे एक विचारधारा को फैलाने का काम करना है, ठीक है। जो लोग हैं ना वहाँ पे बैठे, उनको सिर्फ विचारधारा को फैलाने का काम करना है। उनको किसी के राइट से लेके, हमारे डेमोक्रेसी से लेके कुछ नहीं मतलब है। उनको उनका इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए, ये उनका एक वो रह गया। मतलब एक स्वतंत्र प्रशासक की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी है, अवेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनके अंदर नहीं रह गया। चाहे वो कोई भी संस्थाएं हों, अब वो अकाउंटेबल दिखती नहीं। मतलब बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स आपको ऐसे मिलेंगे। दोस्तों, ये हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे अधिकारों के लिए सही नहीं है। ये खतरे का संकेत है, ये वेकअप कॉल है हमारे लिए कि अब हम जाग जाएं। ओके, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि इसका परिणाम आगे बहुत ही बुरा हो सकता है। आप जर्मनी से उदाहरण ले सकते हैं। अगर हिटलर के टाइम को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से ऐसे सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं। अपने अभी मतलब मैं आपको अभी एक रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने रात को ही आके मार्शल लॉ लागू कर दिया था। आपने भी ये सुना होगा, जो ये नेताएं जो रात को आते हैं ना तो बहुत गलत गलत काम कर देंगे, आप भी जानते होंगे। लेकिन फिर आप देखिए नॉर्थ कोरिया का डायरेक्ट देखा, उन्होंने मार्शल लॉ तो इम्प्लाई कर दिया वहाँ पे, लेकिन वहाँ की आम जनता ने सक्रिय होकर विपक्ष का साथ दिया और विपक्षी सांसदों को खुद जाकर संसद तक पहुँचाया, जिससे वहाँ के राष्ट्रपति को फिर पीछे हटना पड़ा, उनको इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा। तो समझ रहे हैं दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र को बने रहने के लिए एक सक्रिय विपक्ष और जागरूक नागरिक की जरूरत होती है। दोस्तों, आज आप खुद से अपने भविष्य के लिए सक्रिय हो जाइए, एक जागरूक नागरिक बनिए, यही मैं आपसे आशा कर सकता हूँ। नहीं तो अगर आप चाहेंगे कि मैं 500-1000 साल पहले जाके खुदाई करके क्या किस पे अत्याचार हुआ, किस पे क्या अत्याचार नहीं हुआ, उसके बारे में अगर आप मतलब जानना चाहते हैं, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़िए, आप हिस्ट्री व्हाट्सएप के माध्यम से मत पढ़िए, हिस्ट्री आप बुक्स के माध्यम से पढ़िए, रिसर्च के माध्यम से पढ़िए, ना कि एक किसी आर्टिकल्स के माध्यम से, कोई ऐसे चीज़ के माध्यम से पढ़िए जो आपके पास ट्रांसफ़र होकर आ जाओ, ठीक है। कोई ऐसा मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि हिस्ट्री में गलती हुई है और एक उस टाइम पे उनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन मतलब आज उनका क्या मतलब इम्पोर्टेंस हमारे पॉलिटिक्स में नहीं है। आज हमें चाहिए एक शांत देश चाहिए, जिससे हम अपने फ्यूचर का अच्छे से निर्माण कर सकें, एक अच्छा फ्यूचर बना सकें। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे विवादों को उठाने में हम साथ दें जिससे किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा हो। आज हमारे देश की जो नेशनल मीडिया की भूमिका इतनी प्रो गवर्नमेंट हो गई है कि वह स्वतंत्र मीडिया की जगह एक पार्टी विशेष की प्रवक्ता बनकर रह गई है। विपक्ष को तो वो आउटरीच ही नहीं देती। हमारी मीडिया द्वारा 2024 लोकसभा के परिणाम से सरकार संसद में कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन उसकी नीतियाँ पहले जैसी ही हैं, या कुछ इसमें हाँ, कुछ ये हुआ कि संसद में थोड़ी-सी कमज़ोर हुई है, लेकिन अब ऑन लेवल पे वो वैसे ही है। हाँ, संसद में कुछ बिल नहीं पास कर पा रही है, वो ये है जिससे वो अगले चुनाव में निर्णायक बहुमत के लिए फ़ील्ड तैयार कर रही है, जिसका आपने एग्ज़ाम्पल संभल, अजमेर, बदायूं, दिल्ली, कुतुब मीनार मस्जिद सबके बारे में देख लिया होगा। मतलब एक फ़ील्ड बिछाया जा रहा है जिससे वो नेक्स्ट चुनाव में आ पाएँ और अपने एजेंडे को फुलफ़िल कर पाएँ। तो आप देख लीजिए किस बड़े तरीके से मतलब संभल, अजमेर, आगरा, मथुरा, काशी, बदायूं के माध्यम से किस बड़े तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। तो अब ये आपका काम है। देखिए, आपको तय करना है कि आपका फ्यूचर क्या चाहिए। आपको ऐसा देश चाहिए जहाँ कटनी बटनी वाली बातें होती हों, या ऐसा देश चाहिए जहाँ पे मोहब्बत की बातें होती हों, शांति की बातें होती हों। तो ये आप ही डिसाइड करिए कि आपको कैसा देश चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि देश में हर जगह मणिपुर जैसे हालात हों, या आप एक शांत और विकासोन्मुख देश देखना चाहते हैं जहाँ पे हेल्थ केयर बढ़िया हो, बढ़िया एजुकेशन हो, ये सब देश देखना चाहते हैं। तो आपको मिलकर काम करना है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो जो प्रशासन इतने समय है वो एकदम गवर्नमेंट नहीं कह सकते, बेसिकली बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल में है। उसके लेकर जो प्रक्रिया है वो 2014 से ही शुरू हो गई है। उसके परिणाम आप दिख रहे हैं। गवर्नमेंट ने किस तरीके से मतलब अपने लोगों को वहाँ पे बिठाया, ये आप जान ही रहे हैं। इस 10 सालों में अब जो हुआ है उसका परिणाम आपको आज देखने को मिल रहा है। तो अब आपका इन सारे मुद्दों पे क्या विचार है? आप विचार को कमेंट माध्यम से ज़रूर शेयर करें। उसको भी मतलब उस विचार को आपके मैं अगले व्लॉग में ज़रूर लोगों के साथ प्रेजेंट करूँगा।
ठीक है, तो आप अपना सोशल दायित्व तो निभाना मत भूलिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अपने व्यूज़ को कमेंट के माध्यम से भी शेयर करिए, जिससे आप हमें प्रमोट करें और हम ऐसे ही मुद्दों पे और भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेगमेंट में।